Good morning, friends. I am Odin Yadav, speaking from India. जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, पहली चीज तो ये है कि मेरे पाकिस्तानियों, पहली चीज तो आपको घबराना नहीं है। ये बड़ा ही फेमस डायलॉग है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। मेरे पाकिस्तानियों, पहली चीज तो आपको घबराना नहीं है। चलो, मैं आपको ले चलता हूँ आपके इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर, जहां पे आप स्टैंड करते हैं। बहुत ही डायर सिचुएशन है। इंटेलिजेंस incompetence, incompetence in governance, corruption, and entire corrupt bureaucratic system, unguided and misguided governance structure, unruly behaviors of rulers, entire governance system of the country, very sorry to say this, is unproductive and unyielding. They are not going to produce any result. If entire bureaucracy of a governance system fails to deliver, the entire country will suffer, as peoples are suffering. If the governance is working for a few peoples, then this governance model will definitely fail, and it is failing and has failed to deliver what they are expected. हंसी मजाक अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, कमेंट करना, पास करना बिल्कुल ठीक है, करें, but keeping in mind the state of the economy is everything, everybody knows it well, and its impact, ये आपके हर एक्टिविटीज को रोक देता है। अगर आप इकोनॉमिकली रिच नहीं है तो आपके सारी एक्टिविटीज रिस्ट्रेंट हो जाती हैं ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेस। उससे काफी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नुकसान होता है। लेकिन हम अभी इकोनॉमी को सेकंड नंबर पर रख रहे हैं। पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इंटायर रिफॉर्म की जरूरत है, एक काइंड ऑफ रिवोल्यूशन की जरूरत है। मैं कहता हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीटली अडॉप्ट कर लेने की जरूरत है। इट इज द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिजाइन्ड एवर इन द वर्ल्ड। मैं पूरे विश्वास से कहता हूं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया में। और इस प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में जहां पे हम रहते हैं, इतने डाइवर्स कल्चर हैं, हर सेगमेंट्स, हर माइल्स, स्क्वायर माइल्स पर एक डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग कल्चर है, सोसाइटीज हैं, उनको सभी को एक साथ यूनाइट करना, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये चीज रहा है, केवल पाकिस्तान में ही नहीं है। इसकी कोई अपनी नेशनल लैंग्वेज नहीं हो सकती, बिकॉज देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, डिफरेंट काइंड ऑफ रीजनल कल्चर। क्या इसको कंबाइन रख सकता है? तो इसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं एडवाइस करता हूँ कि केवल इंडिया का वहां जहां नाम लिखा है बी द पीपल ऑफ इंडिया, उसको काट के बी द पीपल ऑफ पाकिस्तान ये लिख लेना चाहिए और सारे स्ट्रक्चर को एडॉप्ट कर लेना चाहिए जिस ज्यों का त्यों। मेरी एडवाइस है, फिर आपकी कंट्री मूव करेगी। आप लोग रिलीजियस फंडामेंटलिज्म में जो मसला है, आपका फंडामेंटलिस्ट है, रिलीजन में तो आप अल्ट्रा फंडामेंटलिस्ट है। अब आपको उस बैकग्राउंड रिलीजन का मैं नाम सुनता हूँ, मेरे को बहुत गुस्सा आती है, इसलिए मैं रिलीजन पर तो बिल्कुल बात नहीं करता। ये एक स्टूपिड काइंड ऑफ थिंग है। तो
जिसको जो भी मानना है अपना माने, लेकिन मैं इसको बिल्कुल वैल्यू नहीं देता, जीरो वैल्यू है मेरे लिए। ये आपके बैकग्राउंड्स हैं जो आप सफर कर रहे हैं। मैं तो इतना समझता हूँ, कभी कभी मैं खुद इतना गुस्से में आ जाता हूँ, ये एक्चुअली सोचते कहाँ से है, कोई डिसीजन जो है वो लेते कहाँ से है। मुझे यही बहुत आश्चर्य की बात है। अभी 50 बिल इन्होंने पास किए हैं 1.5 साल के अंदर। वो प्रेसिडेंट आपका कई सारे बिल्स वापस कर दिया है, और जो उस बिल पे उसने साइन नहीं किए हैं वो भी साइन हम कर किसी ने कर दिया उसको ऑफिस से। प्रेसिडेंट अलवी शायद उसका नाम है, वो कर दिया साइन किसी ने उसके उसकी जगह पर। अब वो जा रहा है सुप्रीम कोर्ट कि हमारी अथॉरिटी जब हमने बिल को वापस किया है तो कैसे सिग्नेचर हो गया। तो इस काइंड ऑफ गवर्नेंस स्ट्रक्चर में कितना फेलियर है, आप इसको सोचें। देखेंगे तो टॉप 10% लोग के पास तमाम पैसा है। मैं भी इकोनॉमिक डेटा आपको रख रहा हूँ सामने, देख सकेंगे किस तरह का स्ट्रक्चर है ये, कि एकदम करप्ट करप्ट टोटली करप्ट और सेल्फ सेंटर्ड डिसीजंस लिए जा रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट भी अपने लिए काम करे, कुछ लोगों के लिए काम करे। वो देश के भी खिलाफ है ऐसी गवर्नमेंट। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि पाकिस्तान तो अपने खुद के भार से डूब रहा है, डेफिनेटली वो डूब रहा है। इस तरह ये नहीं चल सकेगा। मैं पूरे दावे से कहता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है, ये नहीं चल सकेगा इस तरह। या तो लोग रेवोल्यूशन ले आएंगे। लोग डरते भी तो हैं। इमरान खान को अगर आप देखें तो डर के मारे वो कभी कुछ किया नहीं, वो डरता है। आर्मी के खिलाफ उसने आवाज उठाई, उसको क्रैक डाउन किया 9 मई के इस आपके वाकयात में, लेकिन अल्टीमेटली उसको जेल में डाल दिया है और बहुत सारे चार्जेस लगा करके। अब जरा उसको देखें, इंटायर सोसाइटी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं किस टाइप के लोग हैं, और वहां पे उस स्ट्रक्चर के बारे में तो मुझसे मत कुछ कहो, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज हैं। जो गवर्नमेंट है वो खुद एंटी नेशनल है। तो अब भविष्य आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरफ है। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान में जो इम्पोर्ट्स है वो कितना हाई ग्रेड में है। फाइनेंशियल ईयर 22 में जो आपने इंपोर्ट किया है $80 बिलियन का इंपोर्ट है, और आपका एक्सपोर्ट कितना है? लेस देन $30 बिलियन, लेस देन $30 बिलियन, लेस देन 30, जबकि इंपोर्ट है आपका $80 बिलियन। अब आप सोचिए ये कितना बड़ा डेफिसिट है। 50 बिलियन से ज्यादा का डेफिसिट है आपके पास। इसको आप कहां से पूरा करेंगे? ये सबसे पहला क्वेश्चन है। और जो अकाउंट गवर्नेंस का बजट होता है, कैसे उसको मैनेज करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेमिटेंसेस जो आती हैं, सब कुछ क्यूमुलेटिव होता है। ग्रांट्स जो फॉरेन से आती हैं, हमारे पास बजट के मामले में बात थी अलग है, लेकिन ये आपको मैं बताना चाहता हूँ उसका एक अपना मॉडल है। करंट अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट्स बनते हैं, फिर उसका ट्रांजैक्शन पूरा ट्रेड सब कुछ ऐड होता है। वो एक स्टैटिस्टिक्स मसले हैं, उसको अलग रखते हैं। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ये करीब आप सोचिए ये 50-80 बिलियन डॉलर का जो ये आप है, और 50 का आपके पास डेफिसिट है, आप इसको पूरा कर सकेंगे? और जब ये अभी आपकी जो ट्रेजेक्टरी चल रही है फाइनेंशियल 23 की, उसमें भी हर महीने आप 2 से $2.5 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि उसका अपोजिट है बिल्कुल इंपोर्ट करना। इंपोर्ट्स पर आप बैन लगाते हैं। अब आप सोचिए कि अब जब रूपी एक इकोनॉमिक्स में एक प्रोसेस होता है, रूपी और डॉलर का जब ट्रेड करते हैं एक्सचेंज रेट,
जब आपका एक्सचेंज रेट गिरता है तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपका रुपी की वैल्यू अगर कम होती है तो आपका एक्सपोर्ट उस समय बढ़ता है, बिकॉज योर मटेरियल गेट्स चीपर, सो इसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा हो जाती है। लेकिन आपका इंपोर्ट बढ़ रहा है, ये एक अलार्मिंग चीज है, जबकि डॉलर महंगा होने के बावजूद भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन गुड्स। इसका मतलब कौन है? ये जो करीब 90% लोग हैं वो फॉरेन इंपोर्टेड चीजें यूज करेंगे क्या? या फिर आपके पास एसेंशियल आइटम्स इतने जरूरी हो गए हैं, फूड्स, फ्यूल्स, आपकल आजकल गेहूं और चावल भी आप मंगाते हैं बाहर से, आपको उस पर भी बिल पेमेंट करना होता है। एग्रीकल्चर फेल हो गया, डिलीवर टू growing population, entire structural things is uh, very damaging। और मैं आपको रेमिटेंस की बात बताऊं, आपके पास रेमिटेंस फाइनेंशियल ईयर 27 बिलियन फॉर फाइनेंशियल 2023 जो अभी चल रहा है, 23-24 कंपेयर 31.30, तो 30 बिलियन के करीब आपका इम्पोर्ट्स ऐसे ही रहता है, रेमिटेंसेस होता है आपका। तो आप सोचें कि ये किस तरह से अनसस्टेनेबल है। जो आपका रेमिटेंस है, ये भी अगर बुक्स में ऐड कर दिया जाए तो 30 और 30-60, फिर भी आपको भी $20 बिलियन नहीं, आपको डेफिसिट है। आप उसको कैसे पूरा करेंगे? ग्रांट्स आती होगी आपके पास, इवन HRC ह्यूमन राइट्स काउंसिल आपको ग्रांट्स भेजती है, $143 मिलियन ग्रांट्स 2022 में भेजे हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट, जिसको आप दिन भर गालियां निकालते हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन लोग आपको ग्रांट्स भेजते हैं। यूनाइटेड स्टेट पहले नंबर पर है, इटली है, यूरोपियन यूनियन इंटायर सिस्टम है। प्राइवेट डोनर्स स्वीडन से हैं, जिसको आप हमेशा गालियां निकालते हैं, स्वीडन आपको पैसे देता है। यूके, जापान, फ्रांस, डेनमार्क, ये सारी जो कंट्रियां हैं आपको ग्रांट्स भेजती हैं, जब जिस पर आप सरवाइव करते हैं। आप सोचें कि आप उन्हीं को दिन भर गालियां दे रहे होते हैं। जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, ये सारी कंट्रियां, देखिए कतर एक यूनिक कंट्री है जो टॉप 10 के अंदर आती है, जो आपको ग्रांट्स भेजती है। यूएई है ग्रांट भेजने में, कुवैत है, लेकिन ये छोटे छोटे अमाउंट्स भेजते हैं, हजार रुपए में, 5 लाख 2.5 लाख कुछ ऐसे ग्रांट्स के तौर पे। आपको सारे लोग, यही लोग हैं वेस्टर्न कंट्री, जिनको आप दिन भर गालियां निकालते हैं। अगर वो आपको सपोर्ट ना करें तो आप पता नहीं क्या हो जाएगा फिर। जर्मनी $41 मिलियन, $45 मिलियन आपको ग्रांट्स दे चुका है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइवेट डोनर्स 51, मतलब 16 मिलियन ले लो। ऑस्ट्रिया का देख लो, 15 मिलियन है। फ्रांस भी आपको $11 मिलियन दे चुका है थ्रू द UNHRC, जो आपके यहाँ भी बाढ़ वगैरह आई है। तो इसी चीजें मैं आपको बता दिया, आपके स्टैटिस्टिक्स क्या है, आपके काम क्या है। मैं बहुत दुखी होता हूँ आपकी इस सिचुएशन पर, डायर सिचुएशन पर। और गवर्नेंस जो गवर्नमेंट बैठा हुआ है, वो इतना अपने ही लोगों के प्रति हॉस्टाइल है, उन्हें वो मार देना चाहता है गरीबी में। वो पता नहीं मैं कैसे वो लोग इस तरीके के डिसीजन ले पाते हैं। मेरे तो मतलब सोच करके मेरा कलेजा कंप जाता है कि कैसे लोगों को इस लेवल पर मेंटली बैंकरप्ट कर दिए हैं कि वो सोचने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। मतलब हो क्या रहा है ये? मैं इसको देख करके, सोच करके मैं तो परेशान होता हूँ कि ये कैसे कैसे डिसीजन लेते हैं, क्या है इनके ब्रेन में भूसा भरा है क्या? मेरे भाई, रिवोल्यूशन की जरूरत है आपके सिस्टम में, चेंज की जरूरत है, बहुत ज्यादा रैपिड रिफॉर्मेशन लाने की जरूरत है। और आपके देश के लोग ही इसको गवर्न कर सकते हैं। जो बाहर से पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, वो अपने लिए वो काम कर रहे हैं, आपके सिस्टम के लिए नहीं कर रहे, इसलिए वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। अगर आप बांग्लादेश की बात कर लें, आपसे कितना छोटा है वो। हम्म उसका एक्सपोर्ट आप देखें,
बांग्लादेश की भी इकोनॉमी बेहतर काम परफॉर्म कर रही है, इवन दो वो इंडिया से भी बेहतर है। उसका पर कैपिटा जीडीपी तो बहुत तगड़ी है, इंडिया से भी ज्यादा है। करीब पर कैपिटा जीडीपी अगर उसकी देखी जाए तो 2470 है नॉमिनल जीडीपी, और पर ट्रिपल पी जीडीपी जो है वो 8679 8679 है डॉलर ट्रिपल पी मॉडल में जब देखें तो। और ये है जीडीपी रैंकिंग 144th। एग्रीकल्चर ठीक है, उनका अपना मीनिंग है। पॉपुलेशन डिक्लाइन करा रहे हैं वो, है ना, उस पर कंट्रोल कर रहे। एक्सट्रीम पॉवर्टी लेवल 6%, लेस देन 6% एक्सट्रीम पॉवर्टी लेवल है। और जीनी कोएफिशिएंट 50% है, तो मतलब ये है कि हेल्थ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.66 मीडियम एच है उनका। लेबर फोर्स भी उनके पास काफी अच्छा है। फीमेल पार्टिसिपेशन 30%, मेल पार्टिसिपेशन 70%। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर में भी उनके यहाँ अच्छा परफॉर्मर है। 40% लोग अभी एग्रीकल्चर में है, इंडस्ट्री में 20%, सर्विस सेक्टर में 40%, अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट उन्होंने बिल्कुल कम किया हुआ, 5.2%। टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ये मेन इंडस्ट्रीज हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, शिपिंग कंपनीज, ऑटोमोबाइल, ईज ऑफ डूइंग वर्क में 168th रैंक है उनकी। ये ठीक नहीं है, इसको ठीक करने की जरूरत है उन्हें। इनका एक्सपोर्ट देखो 64.56। अब बताओ, यहाँ पे आप बताओ, आप कितना एक्सपोर्ट करते हैं? 30 बिलियन डॉलर। अगर सब कुछ बेचते हैं तब निकलता है इतना। बेस्ट जितने क्रीमी प्रोडक्ट्स होता है वो आप सारा निकाल देते हैं कंट्री से अंदर, कंट्री के बाहर भेज देते हैं, लेकिन वो तब भी वो आपके डबल से भी ज्यादा है उसका। 64.56 बिलियन डॉलर एक छोटा सा है वो। तुमने इतनी बड़ी लैंड ले रखी है ना। तुम्हारे बलूचिस्तान से भी वो छोटा है बांग्लादेश, लेकिन उसका एक्सपोर्ट देखो 64.56 बिलियन। तो अब शर्म से डूब तो मरना होता तब तक मर गए होते, है ना। लेकिन शर्म तो आती नहीं होगी। शर्म आती तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो कहाँ आती है। मैं रिटोरिकल चीजें इस्तेमाल नहीं करता। इंपोर्ट देखो 82.46 बिलियन डॉलर। देखो गैप वो डेफिशिएंसी को फिल कर सकता है। 10 बिलियन डॉलर का गैप है। और रेमिटेंसेस आते होंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सचेंज में ही पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाएगा। ये है आपके काम करने के तौर तरीके। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उसके पास 23 बिलियन डॉलर इस समय है, जुलाई 2023 में। 23 बिलियन डॉलर तो आपसे तो काफी बेहतर है। अब मुझे एक्सप्लेन कोई कर दे। बांग्लादेश की इकोनॉमी से कंपैरिजन करके तुम्हारी इकोनॉमी में, तो तुम्हें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि किस तरह से चीजें गड़बड़ हो रही है। तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी होगी, इससे तुम डिफाई नहीं कर सकते। चलो ठीक है।